अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपोजिंग रिएक्शन का लास्ट केस देख रहे हैं जो कि है हमारे पास सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी सेकंड ऑर्डर है और बैकवर्ड रिएक्शन भी जो है वो सेकंड ऑर्डर है। इससे पहले आपने डिफरेंट केस देखे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, उसमें दो केसेस थे, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर भी था, फिर सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर था, और अब लास्ट पे हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। In such type of reaction, the forward as well as the backward reaction is second order। कि हमारे पास forward reaction भी second order और backward reaction भी second order। Consider the following reaction in which the initial concentration of the reactant is same and that of product is zero। आपने देखा था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम जो सिंपलेस्ट वाला केस है जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है जीरो होती है स्टार्ट पे, वो वाला केस ले रहे हैं। और इधर भी हम रिएक्टेंट वाली साइड पे भी सिंपलेस्ट वाला केस ले रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो दो रिएक्टेंट हैं उन दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम है। हम डिफरेंट भी ले सकते हैं लेकिन वो ज़रा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, सिंपलेस्ट वाला केस लिया यहाँ पे हमारे पास। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। हमें पता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो उनकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। जब ये इनिशियल टाइम पे था, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे करना होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 5.82 हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू के एफ। के आपको पता है रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, और a माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह हम बैकवर्ड डायरेक्शन ले लेंगे, उसको कैसे निकाल लेंगे, द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स। अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेक्टेंट्स कौन से हैं, सी और डी हैं, ठीक है। तो वो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो सी और डी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। स्टार्ट पे हमारे पास क्या थी, जीरो थी, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या थी हमारे पास, एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए हमारे पास आर बी इज इक्वल टू के बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 5.83 इक्वेशन आ गई हमारे पास। दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हमने क्या करना होता है, नेट रेट निकालते हैं, ठीक है। तो नेट रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को के अंदर जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, ठीक है। द नेट रेट ऑफ डायरेक्शन इज obtained by subtracting the rate of backward direction from that of the forward direction। तो हमारे पास क्या बन गया, dx over dt is equal to rf minus rb। यूजिंग द इक्वेशन, अब हमारे पास कहाँ कहाँ ये वैल्यू आई है, 5.82 के अंदर आर एफ की वैल्यू है और आर बी की वैल्यू 5.83 के अंदर है। हमने यहाँ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स स्क्र माइनस के बी एक्स स्क्र, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम वैल्यू पुट करते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की हम उसे क्या लिख रहे होते हैं, एक्स ई। ये कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाती है जिसको हम एक्स ई कह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू पुट की और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू पुट करें, और x की जगह पे एक्स ई आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें, के बी की वैल्यू निकालें, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकालें, तो क्या बन जाएगा, के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स ई स्केयर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, के बी की वैल्यू निकाली। अब इस के बी की वैल्यू को, जो फाइनल इक्वेशन हमने पीछे निकाली है, जब हमने नेट रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो वहां पे हमने क्या किया था, फॉरवर्ड में रिएक्शन में से बैकवर्ड माइनस करने हैं। तो ये जो 5.84 में के बी है, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स के, ये तो पहले वाली टर्म, ये एक्स के पीछे से आ रहा है, और ये जो है हमारे पास के बी की वैल्यू है, क्या आएगी, माइनस के एफ ए माइनस एक्स ई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स ई स्केयर, और ये मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर जो है पीछे वाली इक्वेशन के अंदर से आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है,
आपको पता है हमारे पास के एफ जो है वो कॉमन है, तो हम के एफ की को कॉमन निकाल लेंगे। बाकी टर्म हमारे पास क्या रहेगी, ए माइनस एक्स स्केयर माइनस ए माइनस एक्स ई स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर और डिवाइडेड बाय एक्स ई स्केयर। तो ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एक्स ई स्केयर जो है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाली टर्म जो है वैसे की वैसे आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम पहले ये स्केयर को ओपन करने हैं, ठीक है। ए माइनस एक्स स्केयर को ओपन किया और इधर यहाँ पे हमने ए माइनस एक्स ई का जो स्केयर है इसको ओपन किया। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 2ax, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए स्केयर प्लस एक्स ई स्केयर माइनस 2axe, ठीक है। और ये साथ जो दो टर्म है एक्स स्केयर और एक्स ई स्केयर वो ऐसे ही आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको इंटरनल जो ब्रैकेट वाली टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म क्या बन जाएगी, के एफ और एक्स ई। अब एक्स ई स्केयर जो है चाहे इधर डिनोमिनेटर में लिख लें या फिर के एफ के नीचे लिख लें, ठीक है। तो वो उसको के एफ के नीचे लिख लिया, सेपरेट कर लिया, और जो बाकी टर्म है उसको पहले स्केयर ओपन किया फिर उसके साथ इंटरनल उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म ए स्केयर इंटू एक्स ई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 2ax स्केयर, और दूसरी साइड पे ये हमारे पास माइनस के साथ टर्म है तो ये सब सारे साइन इसके साथ जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा एक्स ई स्केयर और एक्स स्केयर, ठीक है। और प्लस अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2axe स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, जो टर्म कॉमन है, ठीक है, हम क्या करें, अब ए वाली टर्म को एक साइड पे ले जाएं, ए स्केयर वाली, तो वहां से ए स्केयर जो है हमारे पास कॉमन निकल आएगा। और दूसरी अगर साथ ये देखें कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो हम उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास क्या है, प्लस एक्स ई स्केयर एक्स स्केयर, और यहाँ पे क्या है, माइनस के साथ है माइनस एक्स स्केयर एक्स ई स्केयर, तो ये टर्म कैंसिल आउट होगी। रिमेनिंग टर्म में से हम ए स्केयर वाली टर्म जो है वो एक साइड पे कर लेंगे और जो रिमेनिंग टर्म होगी उसको दूसरी साइड पे करेंगे, तो उसके अंदर से भी हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ए स्केयर वाली टर्म में कॉमन निकलेगा जब, तो ए स्केयर कॉमन निकल आया, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा ब्रैकेट में, एक्स ई स्केयर, और इधर से हमारे पास माइनस एक्स स्केयर। दूसरी साइड पे ये 2 वाली टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या क्या निकलेगा कि माइनस 2a एक्स और एक्स ई, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म में एक्स ई का स्केयर है तो एक्स ही रह जाएगा, और दूसरी टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, एक्स का स्केयर है तो एक कॉमन निकला तो रिमेनिंग में हमारे पास एक एक्स रह जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और प्लस का साइन था लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में जब कॉमन निकाले हैं तो माइनस के साथ निकाले हैं, तो इसलिए ये हमारे पास माइनस आ जाएगा यहाँ पे भी। अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है कि ए स्केयर इंटू एक्स ई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, अब ये हमारे पास क्या है, हम इस स्केयर को ओपन कर सकते हैं, तो ये इसका फार्मूले के लिहाज से एक दफ़ा माइनस में आएगा और एक दफ़ा ये प्लस में आएगा। तो ये क्या बन जाएगा कि ए स्केयर तो वैसे का वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्स ई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ई प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दूसरी वाली टर्म के साथ एक्स ई माइनस एक्स जो है ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये के एफ के साथ चला गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, के एफ मल्टीप्लाई बाय ये जो जैसे कॉमन हमने निकाला है एक्स ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई स्केयर, और यहाँ टर्म क्या रहेगी, ए स्केयर इंटू एक्स ई प्लस एक्स माइनस 2ax एक्स ई रह गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्केयर को यहाँ अंदर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ए स्केयर एक्स ई प्लस ए स्केयर एक्स माइनस 2ax एक्स ई। अब हमारे पास क्या है कि ये जो ए वाली टर्म है ये दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो हम ये इसके साथ 2 वाली टर्म के साथ ही इसको कॉमन निकालेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म जो है वो कॉमन निकल रही है।
तो यहाँ पे ए कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा, ठीक है। एक को ब्रैकेट के इस साइड पे लिखा है और x को इस साइड पे लिखा हुआ है। उसकी रीजन भी मैं आपको आगे बताती हूँ इन्होंने क्यों इसको सेपरेट किया, वरना आप इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकला, a x, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया, a माइनस यहाँ पे क्या रह गया 2xe, ठीक है। 2 के साथ जो a और x है ये दोनों कॉमन निकल आए हुए हैं। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि dx over dt is equal to kf multiplied by xe minus x divided by xe square multiplied by a square xe plus a into a minus 2xe multiplied by x. This is the differential equation for opposing reaction when of the type second order opposed by second order reaction when the initial concentration of reactant is same and that of product is zero. मीन ये हमारे पास केस था कि जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है अपोज हो रहा है बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की सेम है और प्रोडक्ट की हमने जीरो ली हुई है। अब ये जो टर्म ऊपर है हमारे पास इक्वेशन में a इंटू a माइनस 2xe मल्टीप्लाई बाय x है, तो ये वाली जो a वाली टर्म है इसको क्या किया है कि इसकी जगह पे एक कॉमन एक कांस्टेंट लगा लिया या एक जनरल टर्म यूज कर लिया, आप सिंपली कह लें एक जनरल टर्म यूज कर लिया है ताकि हम इसकी आगे हमने इंटीग्रेशन भी करनी है, हमने इसको सॉल्व भी करना है, तो उसके लिए हमें इतनी बड़ी टर्म जो है ना लिखनी पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं इसको सिंपली जो है a इंटू ए माइनस 2xe जो है इक्वल है g के। अब ये सारी टर्म g के इक्वल आ गई और मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, gx रह जाएगा यहाँ पे, इसलिए वो x को सेपरेट किया था उन्होंने कि यहाँ पे इस टर्म को उन्होंने g के इक्वल किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx ओवर dt इज इक्वल टू kf इंटू एक्स ई माइनस एक्स और यहाँ पे क्या आ गया एक्स ई स्क्र मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या टर्म है ए स्क्र एक्स ई प्लस जी एक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पहले प्रोसेस करते हैं हम वही करेंगे कि सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स हैं, मीन दो डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास, दो डिफरेंट वैल्यूज हैं और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपको पता है कि हम इसको क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। इस ये वाली टर्म तो आपको पता है कि ये जस्ट डी टी डी जो है और ये इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा तो ये इसके साथ टी आ जाएगा प्लस सी आना, ठीक है। इस टर्म का तो हमें इशू नहीं है, हमें इस टर्म का इशू है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं कि फर्स्टली इसको 1/, ये होल इक्वेशन लिख दी और एक दो टर्म्स हैं हमारे पास तो हम दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ए और बी। फर्स्ट ए के नीचे जो है पहली वाली टर्म और बी के नीचे दूसरी वाली टर्म। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड टर्म को जो है कैंसिल आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि 5.87 जो बनेगी हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू, अब जो टर्म ए के नीचे डिनोमिनेटर भी है तो साइड पे जो कैंसिल आउट हो रही होगी कैंसिल आउट हो जाएगी और जो रिमेनिंग टर्म होगी वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसी तरह बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इतने स्टेप ही किए हैं तो अब आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि कैसे आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 5.87 इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्र एक्स ई प्लस जी एक्स प्लस बी एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या है कि फर्स्टली हम क्या पुट करेंगे कि हमारे पास एक्स ई माइनस एक्स जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब है एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स ई। तो हम ये जो इक्वेशन निकाली है 5.87, इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम x ही पुट करेंगे, तो आप ये देखोगे कि एक्स ई माइनस एक्स ई जब आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो हुआ तो ये साइड b की टर्म क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी, a वाली टर्म रहेगी। तो हम अब a वाली टर्म को देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हमने क्या लगाना है, एक्स ई लगाना है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a इंटू ए स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स ई प्लस जी एक्स ई, ये बन गया। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं। तो इक्वेशन को रीअरेंज करने से हमारे पास क्या है, जब a की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/, ए स्केयर एक्स ई प्लस जी एक्स ई, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, एक्स ई को कॉमन निकाल लिया, तो फिर ये क्या रह जाएगा, 1/एक्स ई इंटू ए स्केयर प्लस जी। ठीक है, ये 5.88 इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह हमने क्या करना है कि फर्स्ट वाली टर्म को जीरो के इक्वल करना है। फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास क्या थी, ये ए के साथ टर्म देखें, ए स्केयर इंटू एक्स ई प्लस जी एक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हो 5.88 के नीचे यहाँ पे एक्स ई नहीं है, ये गलती से एक्स ई लिखा हुआ है, आपने इसको काट देना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन आप 5.87 देखें तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, चाहे इसको जी एक्स को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में टर्म है। तो हमारे पास क्या है, जी एक्स प्लस ए स्केयर एक्स ई, मीन ये एक्स है, एक्स ई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टर्म इक्वल है जीरो के, तो इसका मतलब है अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे कि जी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाली अब ए वाली टर्म इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस में आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा, माइनस ए स्केयर एक्स ई, और जी जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन में दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर एक्स ई डिवाइडेड बाई जी। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो पुट हमने कहाँ करनी है, इक्वेशन 5.87 के अंदर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट वाली टर्म जो है हमारे पास, a वाली टर्म जीरो हो जाएगी। क्यों, कि हमारे पास क्या है वैल्यू a की, a के साथ क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, ए स्केयर एक्स ई प्लस जी की वैल्यू वैसे आ जाएगी, x की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस ए स्केयर एक्स ई ओवर जी आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जब g डिवाइड हो रहा है और इधर हमारे पास इक्वेशन में जो है g कैंसिल आउट होगा, तो बाकी टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, ए स्केयर एक्स सी, और इधर भी माइनस में ए स्केयर एक्स सी आ जाएगा, तो क्या है, सेम टर्म आपस में वो प्लस माइनस हो रही है तो वो जीरो हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b वाली वैल्यू रह जाएगी। b वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या बन जाएगी, b इंटू एक्स ई, माइनस में एक्स ई की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी। ठीक है, तो x की वैल्यू में पहले ही माइनस है, अब यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो और रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म आ गई, ए स्केयर एक्स ई डिवाइडेड बाई जी, यानी a की टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होगी। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो हम b की वैल्यू के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू b इंटू एक्स ई प्लस ए स्केयर एक्स ई डिवाइडेड बाई जी। तो जी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, तो जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरी टर्म वैसी ही आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमने क्या किया, b की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्ट हो जाएगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास b की, जो कि इक्वेशन नंबर बना रही है हमारे पास 5.89। तो ये b इज इक्वल टू g ओवर एक्स ई इंटू जी प्लस ए स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। a की वैल्यू हमारे पास 5.88 में है और b की वैल्यू 5.89 में है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम 5.86 में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास इनिशियल इक्वेशन थी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, कि जहाँ पे हमने a और b की वैल्यू पुट की थी। हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों टर्म्स के अंदर क्या है, कॉमन क्या चीज़ है। तो कॉमन हमारे पास निकलेगा ए स्केयर प्लस जी, ए वाली टर्म में भी है और बी वाली टर्म में भी है। इसी तरह एक्स ई ए वाली टर्म में भी है और बी वाली टर्म में भी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन आ जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास 5.86 वाली इक्वेशन के वैल्यूज आ गई। अब रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी, 1/एक्स ई माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है जी
डिवाइडेड बाय ए स्केयर एक्स सी प्लस जी एक्स। ठीक है, ये आ गया। बाकी जो कॉमन टर्म थी हमने वो उनको कॉमन निकाली। अब हमने क्या है कि इसको थोड़ा सा इजी कर लिया है अपने लिए, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और जहाँ जहाँ जिस जिस टर्म की इंटीग्रेशन हो रही है हम उस टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता है कांस्टेंट टर्म की तो इंटीग्रेशन नहीं होती, जो वेरिएबल्स हैं उनकी इंटीग्रेशन हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स प्लस जी एक्स जी डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ वो आपको पहले बता रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 5.90 इक्वेशन है वो इक्वल है 5.85 की लेफ्ट हैंड साइड से। तो दूसरी साइड हमारे पास भी क्या है, दूसरी साइड भी हमारे पास क्या होगी, फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएंगी। तो ये हमारे पास वो के एफ वाली टर्म जो है इस साइड पे आ गई। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर एक्शन वाली इंटीग्रेशन की है कि 1/a माइनस एक्स था, तो आंसर हमारे पास क्या आता था, लॉग माइनस लॉग नेचुरल एक्स ई ए माइनस एक्स था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स ई है। तो उसी के लिहाज से हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू आएगी और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस लॉग नेचुरल एक्स ई माइनस एक्स। दूसरी साइड में हमारे पास क्या है, प्लस में है वेरिएबल्स। ठीक है, तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये हमारे पास, और ये जो जी है इंटीग्रेशन के में जो है ये फिनिश हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर। तो अब हमारे पास क्या है, ये क्या बन जाएगा, लॉग नेचुरल ए स्केयर एक्स ई प्लस जी एक्स। अब आपको पता है लॉग प्लस वाली लॉग नेचुरल वाली टर्म जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, और जो माइनस वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। बाकी हमारे पास वही टर्म है और ये इक्वेशन नंबर 5.91 बन गई। अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू के लिए हम इनिशियल स्टेट लगाएंगे कि जब टाइम 0 है तो x 0 है, और जहाँ जहाँ हमारे पास टाइम की वैल्यू हुई वहाँ 0 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट टर्म के अंदर तो x नहीं है, तो वैसे ही आ गई कि 1/a² प्लस जी एक्स ई मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल। अब ये g के साथ x है, तो ये क्या हो गया, g और x वाली टर्म 0 हो गई। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, a² एक्स ई। अब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या, एक्स ई माइनस एक्स, एक्स 0 होगा तो नीचे एक्स ई रह गया। ठीक है, तो ये एक्स ई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला एक्स ई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ टर्म हमारे पास लॉग नेचुरल ए स्के रह जाएगा। ठीक, अभी हमारे पास क्या है, ये सारी टर्म सी की वैल्यू है। अब सी की वैल्यू हम 5.91 के अंदर पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पहले ये प्लस में है, इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे तो इस सारी सी की वैल्यू क्या माइनस में चली जाएगी। माइनस में जाएगी तो जहाँ जो टर्म कॉमन है पहले तो हम उन कॉमन टर्म को निकाल लेंगे। अब कॉमन टर्म हमारे पास क्या है, 1/a² प्लस जी इंटू एक्स सी, ये कॉमन है हमारे पास। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, माइनस के साथ लॉग नेचुरल a²। हमको पता है माइनस के साथ है तो इसका मतलब है पहली वाली इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा a², और बाकी इस साइड पे ये इक्वेशन हमारे पास ऐसी रह जाएगी कि f डिवाइडेड बाय एक्स ई मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास क्या है, ये जो लॉग नेचुरल से पहले टर्म है इसके डिनोमिनेटर में एक्स ई है, तो हम इस एक्स ई को जो इक्वेशन की दूसरी वाली साइड है उस एक्स ई स्केयर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास एक एक्स ई की वैल्यू रह जाएगी। या आप सिंपली इसको कह दें कि ये लॉग नेचर से जो पहली टर्म है इधर डिनोमिनेटर में इक्वेशन में दूसरी साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स ई और एक्स ई स्केयर के अंदर से एक टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होगी। तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी, लॉग नेचुरल ए स्केयर एक्स ई प्लस जी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स ई माइनस एक्स आ गया। और इक्वेशन के जो दूसरी साइड है वो हमारे पास क्या बन गया, के एफ डिवाइडेड बाय एक्स ई
और दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली टर्म ए स्केयर प्लस जी मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमने क्या करना है, जी की एक वैल्यू पुट की थी, ठीक है। अब वहां दोबारा से जी की जो वैल्यू आ रही थी, हम वो जी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जी की वैल्यू हमारे पास अगर आपको याद हो पीछे, तो हमारे पास क्या है, a इंटू ए माइनस 2xe, ये जी की वैल्यू था, ठीक है। हमने जी की वैल्यू पुट की और ये ए स्केयर वैसे ही आ गया और टी स्केयर भी ऐसे ही आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम a को मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस 2axe, और ये वाला ए स्केयर इसी तरह आ गया और मल्टीप्लाई बाय टी है। अब ये 1a स्केयर है और प्लस 1a स्केयर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या बन गया, 2a स्केयर, और ये वाली टर्म हमारे पास माइनस 2ax, बाकी टर्म हमारे पास अभी तक सेम आ रही है। इसी तरह हमारे पास ये जो टर्म आया, दूसरी साइड को, इक्वेशन वाली साइड को देखें तो हम उसके अंदर से क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने यहाँ जी की वैल्यू पुट की है एक साइड पे, तो हमने जी की वैल्यू दूसरी साइड पे भी पुट करनी है। दूसरी साइड पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू ए माइनस 2xe मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसको अब यहाँ पे हम a को कॉमन निकाल रहे हैं कि इस टर्म में भी a है और इस टर्म में भी a है, ठीक है। जब a कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या रह गया, axe रह गया प्लस ये वाली टर्म रहेगी, क्योंकि हमने ये वाला a कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो a कॉमन निकला है, तो डिनोमिनेटर में a स्केयर है, तो उस एक a जो है इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और हमारे पास नीचे a रह जाएगा, a स्केयर खत्म हो जाएगा, और ये ऊपर वाली इक्वेशन इसी तरह हमारे पास ऐसी आ जाएगी कि ये क्या बन गई, a इंटू एक्स ई प्लस a माइनस 2xe मल्टीप्लाई बाय x, और ये वाली टर्म हमने पहले ही सॉल्व कर ली है। या फिर इसको भी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन है, a कॉमन है, तो 2a कॉमन निकाल लिया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, a माइनस 2xe, और ये टर्म हमारे पास इसी तरह कॉमन के साथ जो टर्म है वो सारी की सारी ऐसे आ जाएगी। अब ये जो 5.92 इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द अपोजिंग रिएक्शन ऑफ द टाइप second order opposed by second order when the initial concentration of the reactant is same and that of product is zero। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल इक्वेशन है या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। आपको पता है अब हमारे पास लॉग वाली टर्म क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मीन ये वाई एक्सिस है, टाइम के साथ जितनी भी टर्म है वो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस स्लोप है, और टाइम जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है, और स्लोप से हम के एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह हम फिर दोबारा इक्वेशन यूज करेंगे, उससे हम के बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये पहले वाली इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस बन गया, लॉग वाली टर्म टी जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है, और जब इसको प्लॉट बनाएंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। स्लोप की वैल्यू से हम के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, और के एफ की वैल्यू है, तो उसके साथ साथ के की वैल्यू निकली तो के यूनिट भी निकाल सकते हैं हम। अब ये देखो कि ये कंसंट्रेशन टर्म है ऊपर, और नीचे दो दफा हमारे पास कंसंट्रेशन है, मीन एक टर्म हमारे ए माइनस एक्सी वाली कंसंट्रेशन टर्म है और दूसरी हमारे पास ए वाली है, तो एक कंसंट्रेशन टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन एक कंसंट्रेशन टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगी, तो ये जब सॉल्व होगी तो टीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड बन जाएगी। मतलब के यूनिट से भी हमें पता चल जाएगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास क्या एक्सप्रेशन फॉर के बी कैन बी ड्राइव एज फॉलो, कि हम क्या कर सकते हैं कि के बी के लिए भी निकाल सकते हैं। हमने के एफ के लिए निकाले, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए निकाली वैल्यू, तो हम क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी के जो के है उसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और एक्स जो है वो एक्स ई के इक्वल आ जाती है। तो हम पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू पुट की, और वहां से हमने के एफ की वैल्यू निकाल ली,
ठीक है। के एफ की वैल्यू निकाली तो ये क्या बनेगा, एक्स ई स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय के बी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू के एफ। अब ये जो के एफ की वैल्यू आई है, इसको हमने ये जो इंटीग्रेटेड ऊपर इक्वेशन आई है 5.92 उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब ये देखो के एफ यहाँ पे कहाँ था, अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा देख लें 5.92 को तो यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे पास कि लॉग वाली टर्म तो वैसे की वैसी रह जाएगी, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, के एफ के अलावा बाकी सारी टर्म वैसी रहेगी। हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे जो के एफ है उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर रहे हैं के एफ की, ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे के एफ की और बाकी टर्म हमारे पास ऐसी आ गई। अब हमारे पास क्या है कि a माइनस एक्स ऊपर भी है और a माइनस एक्स स्क्वायर नीचे भी है, तो एक दफ़ा ये कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक दफ़ा a माइनस एक्स ही रह जाएगा, और साथ में ये नीचे एक्स ई है, ऊपर एक्स ई का स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो एक दफ़ा एक्स ई रह गया। तो रिमेनिंग हमारे पास टर्म क्या रहेगी, 2a एक्स ई मल्टीप्लाई बाय के बी टी एंड नीचे हमारे पास a माइनस एक्स ही रह गया। लॉग वाली टर्म जो है हमारे पास वैसे ही है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द इंटीग्रेटेड डेट इक्वेशन इन टर्म ऑफ के बी। यहाँ से हमारे पास क्या है कि वही के कंसंट्रेशन टर्म जो है लॉग वाली वाई एक्सिस टी जो है एक्स एक्सिस उसके साथ जो स्लोप है वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, और स्लोप से हम क्या कर सकते हैं कि के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर वही काम करेंगे कि हमने यूनिट निकालने के बी के। ठीक है, ऊपर क्या है a माइनस एक्स सी कंसंट्रेशन टर्म है, इधर a मल्टीप्लाई बाय एक्स सी दो कंसंट्रेशन टर्म है, तो एक एक तो कैंसिल आउट हो जाएगी, डिनोमिनेटर में एक कंसंट्रेशन टर्म रह जाएगी, तो उसकी वजह से ये इसके यूनिट जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगे। पहले क्या होता है मोल पर डीएम क्यूब होता है ना सिंपल, लेकिन अब क्या है डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड यूनिट बन जाएगी। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन निकली है हमारे पास ये वाली 5.93, ठीक है, इसके अंदर से अगर हमने के बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा कि ये क्या ए माइनस एक्स ई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2a एक्स ई जो है डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम के एफ की वैल्यू भी 5.92 से निकाल सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं के एफ और के बी की वैल्यू जो है 5.92 एंड 5.93 इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो जब हमने ये इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली तो आपको पता है हम के सी निकाल रहे हैं। ठीक है, के सी क्या होता है, के एफ प्लस के बी अगर हम करें तो ये हमारे पास के सी आ जाता है। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो जो टर्म कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब कॉमन निकाल लेते हैं कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन जो है वो हमारे पास कॉमन आ रही है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि इधर क्या बन गया, एक्स ई, अच्छा ये पहले तो उन्होंने ऐसे टर्म दोनों टर्म्स को प्लस किया, तो इसमें से कॉमन किया 1/2a इधर भी है इधर भी है, और t भी इधर भी है दूसरी वाले में भी है। ठीक है, ये कॉमन आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास log वाली टर्म जो है वो कॉमन है। अब रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी जो कॉमन नहीं है, वो क्या हो गया एक्स ई डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स ई प्लस a माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई। ठीक है, तो जो टर्म कॉमन थी हमारे पास हमने पहले उन कॉमन टर्म को निकाला। कॉमन टर्म में एक तो लॉन्ग नेचुरल वाली सारी टर्म जो है दोनों के अंदर कॉमन है तो वो निकल आएगी, इसके अलावा अगर कोई और टर्म है कॉमन तो वो भी निकल आएगी। जैसे हमारे पास 1/2a टी जो है वो कॉमन है दोनों में, इधर भी और दूसरी वाली टर्म में प्लस वाली में भी,
तो इसलिए हमने लॉग नेचुरल वाली टर्म और ये जो साथ वाली टर्म है 1/2 AT इसको कॉमन निकाल लिया। साथ साथ हम जो कॉमन टर्म नहीं थी उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा एल एक्स ई स्केयर, और ये वाली टर्म ए माइनस एक्स ई के साथ ए माइनस एक्स सी मल्टीप्लाई होगा तो ये स्केयर में आ जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इस स्केयर को ओपन कर लेंगे, तो क्या एक्स ई स्केयर तो ऐसे ही आ गया, प्लस ए स्केयर प्लस एक्स ई स्केयर माइनस 2ax ई बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है एक्स ई स्केयर, और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस में है ये दोनों, तो क्या बनेगा 2x ई स्केयर। बाकी हमारे पास क्या है ए स्केयर माइनस 2ax और डिनोमिनेटर में एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स ई रह गया। अब हम टू वाली टर्म जो है उन दोनों को सेम एक साइड पे लेके आ रहे हैं और उसको कॉमन निकाल रहे हैं। पहले तो इसका मतलब है ए स्क्वायर तो वैसे ही प्लस में है वो साइड पे आ गया, दूसरे कॉमन क्या निकलेगा 2xe कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या गया xe आ गया, और इस साइड पे हमारे पास क्या माइनस ए आ गया। तो हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, लॉग नेचर से पहले भी लेके आ सकते हैं या बाद में, वैसे तो ये पहले आएगी। ठीक है, तो लॉग नेचर से हम इसको पहले लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा ए स्केयर प्लस 2xe मल्टीप्लाई एक्स ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये जो 2at है और साथ में एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स ई, बाकी लॉग वाली टर्म जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। हम के एफ प्लस के बी कर रहे थे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा के सी के इक्वल आ जाएगा। हम यहाँ से के सी के यूनिट भी निकालोगे तो आपके पास के सी के यूनिट भी सेकंड ऑर्डर वाले निकलेंगे, ये डी एम क्यूब पर मोल पर सेकंड। अब हम के इक्विलिब्रियम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो के एफ डिवाइडेड बाय के बी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे के एफ की वैल्यू को रख के डिवाइड करेंगे के बी की वैल्यू के साथ, तो जो टर्म प्लस डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमिनेटर में चल जाएगी, जो न्यूमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर में चल जाएगी। पहली चीज तो ये कि लॉग नेचुरल वाली सारी टर्म कॉमन है यानी एक ही जैसी है, तो वो क्या होगी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये अब पहले एक टर्म न्यूमिनेटर में है दूसरी टर्म क्या है डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई और टर्म दोनों टर्म में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं बाकी और क्या टर्म है जो कैंसिल आउट हो सकती है। देखें यहाँ पे क्या है 2a और t, तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी हमारे पास क्या है 2a और t, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लॉग वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी। रिमेनिंग टर्म फर्स्ट वाली के अंदर से क्या है एक्स ई है, और जो मल्टीप्लाई के बाद क्या है ये भी एक्स ई है, मीन एक्स सी स्केयर रह गया। फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है हमारे पास a माइनस एक्स ई, और सेकंड वाली टर्म के अंदर भी a माइनस एक्स ई है, तो ये भी हमारे पास स्केयर आ जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या बन गई के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक्स ई स्केयर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स ई होल स्केयर। अब हमने इसको इस तरह निकाला या हम सिंपल वे से निकाल सकते हैं। सिंपल वे से भी हम क्या कर सकते हैं, द सेम एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, के हम इक्विलिब्रियम को कंडीशन लगा लें कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, और एक्स जो है वो इक्वल है एक्स ई के। तो हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे कि के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई स्केयर इज इक्वल टू के बी एक्स ई स्केयर। तो जब हम डिवाइड करें के एफ डिवाइडेड बाई के बी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली टर्म एक्स ई डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स सी होल स्केयर बन जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास क्या है के एफ और के बी, हमारे पास क्या होता है कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाती है, और ये वाली टर्म हमारे पास सेम है जो कि हमने दूसरे वे से निकाली है कि एक्स ई स्केयर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई स्केयर। दोनों तरह से सेम आंसर आता है, सेम हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है। Here the equilibrium
constant is a dimensionless quantity as it is the ratio of scale of the concentration having same unit। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, स्केयर में है। यहाँ पे भी आंसर जो है हमारे पास a माइनस एक्स का कंसंट्रेशन टर्म है और ये भी स्केयर में है, तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसलिए हमारे पास k के कोई यूनिट नहीं होंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द इक्विलिब्रियम constant can be calculated if the equilibrium concentration of the reactant as well as that of product is known। कि हमें XE हमारे पास क्या, प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ठीक है, और A माइनस एक्स ही क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। अगर हमें इन दोनों की वैल्यू मालूम हो तो हम K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपोजिंग रिएक्शन का लास्ट केस देखा था, जो कि हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज बाय सेकंड ऑर्डर, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या थी, सेम थी, और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 0 थी।